So basically, today we have to discuss one of the most important topics, जो बेसिकली मुझे ये बताता है कि मैं कंजर्वेटिव साइड में जाऊँ कि एंडोडोक्टिक साइड में जाऊँ। जो एक बहुत बड़ा डायलेमा हर इंसान के दिमाग में बना रहता है कि मैं इसको एंडोडोक्टिकली डील कर सकता हूँ कि इसको मुझे कंजर्वेटिवली डील करना है। प्राइवेट प्रैक्टिस में या कहीं पे भी बेसिकली एक बेसिक सी चीज़ होती है कि मुझे पेशेंट का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम रखना है। लोग उस सेटिस्फैक्शन को आज की तारीख में एंडोडोंटिक्स का नाम दे चुके हैं, क्योंकि कंजर्वेटिव मतलब वाइटल टूथ के साथ में डीलिंग करना एक बहुत बड़ा टफ टास्क होता है। एंड देन वी हैव टू गो फॉर अ वाइटल टूथ कटिंग या वाइटल टूथ प्रिपरेशन और अ कैविटी प्रिपरेशन। तो उसमें हम सबको पता है, हम लोगों को साथ में बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो मुझे लगता है कि कई बार हो सकता है कि फेल हो जाए। सो बेसिकली हम आपको इस बारे में ये भी बताएंगे कि इस टॉपिक में कि किस केस को किस तरीके से डिस्कस करना है, किस केस को किस तरफ ले करके जाना है। एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से लेकर के क्लिनिकल एग्जामिनेशन तक की पूरी स्टोरी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में उसको कोरिलेट करते चलेंगे कि ये केस कौन से साइड का है, कंजर्वेटिव साइड है या एंडोडोंटिक साइड है, या फिर ये सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए जा रहा है या पेरिडोंटली कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, हम ये सारी बातें करेंगे इस टॉपिक में, फ्रॉम द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन टू द क्लिनिकल एग्जामिनेशन। टॉपिक का नाम बेसिकली क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड डायग्नोसिस विद द ट्रीटमेंट प्लानिंग। सो व्हेन एक केस को एज्यूम करके चलते हैं, एक पेशेंट को एज्यूम करके चलते हैं जो बेसिकली आपको एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे स्टार्ट करता है, जो आज के तरीके की प्रैक्टिस हो चुकी है। बेसिकली पेशेंट डेफिनेटली फ़ोन पे बात करके आना चाहता है। कई बार ये आपसे ये भी पूछता है कि आपका फ़ी चार्जेस कितने हैं, ये भी पूछता है इस ट्रीटमेंट की कॉस्ट कितनी हो सकती है, क्या हो सकता है, वगैरह वगैरह। एक बेसिक सा फंडा आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर इन केस तुम किसी भी पेशेंट से बात कर रहे हो, फ़ोन पे उतनी इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी होती है जितना सामने वाला इंसान इंटेलेक्ट में हो। मीन्स दैट पर्सन इज़ नॉट अ टेक्निकल डेंटिस्ट, टेक्निकली इज़ नॉट अ डेंटिस्ट। जो जो टर्मिनोलॉजी मैं और आप समझ सकते हैं वो कभी नहीं समझ सकता, तो उस टर्मिनोलॉजी में उसको कभी भी बताने की कोशिश ना करें। ट्राई टू लिसन हिम फर्स्ट। सो जैसे सपोजिटली मैं आपका पेशेंट हूँ, मैं आपसे फ़ोन पे बात करता हूँ, तो सबसे पहले टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में जो पेशेंट आपसे पूछता है वो आपसे ये पूछता है कि डॉक्टर साहब अभी क्लिनिक ओपन है कि नहीं। इसके बाद में बेसिकली जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसके दिमाग में आता है वो बेसिकली ये आता है कि जब पेशेंट आपको फ़ोन करता है वो नॉर्मल सा स्केलिंग कराना या ब्लीचिंग कराना या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराने के मूड से नहीं होता है। नॉर्मली कई बार आ भी जाते हैं बट दैट आर वेरी रेयर। मेजर में पेशेंट जब आपके पास में फ़ोन करता है तो वो दो रीजंस की वजह से करता है। एक, उसके साथ में पेन बहुत ज़्यादा सीवियर हो रखा है, या फिर सेकेंड रीज़न ये होता है कि उसके साथ में कुछ ट्रॉमा हो गया है, तभी वो आपको फ़ोन करता है। अदरवाइज आपको इमरजेंसी में बेसिकली कहना चाह रहा हूँ पेशेंट फ़ोन करेगा। अब बेसिकली जब मुझे इसको लेकर के चलना है तो आप फ़ोन पे, अब जैसे सपोजिटली बात कर रहे हैं, मैं आपसे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब मुझे रात भर पेन रहा, मैं रात भर सो नहीं पाया हूँ, अब मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो रही है। तो ये बेसिकली एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है जो बिल्डअप करती है कन्वर्सेशन। आप अभी सुन रहे हैं, सो यू हैव टू बी अ वंडरफुल लिसनर फर्स्ट। आप पेशेंट के सारे शब्दों के हिसाब से अपना डायग्नोसिस बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी आपको मैंने एक शब्द बताया कि मुझे रात भर से पेन हो रहा है, इसका मतलब ये अभी इमरजेंसी सिचुएशन में है। इसको टेक्निकली अगर इन केस में लेकर के जाना चाहूँ तो ये अक्यूट सिचुएशन, ये क्रॉनिक सिचुएशन नहीं है। अगर इन केस यही टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में पेशेंट आपसे ये बोलता है कि सर मुझे कम से कम 10-15 दिन से दर्द हो रहा है, लेकिन मेडिसिन वगैरह से काम चल रहा है, अब मैं सोच रहा हूँ दिखा लूँ, क्लियरली ये बताता है कि ये क्रॉनिक साइड है। सो जैसे शब्दों से आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में पेशेंट से आप जब बात करेंगे फ़ोन पे तो आप पेशेंट से ये पूछ सकते हैं कि आपने कोई मेडिकेशन लिया है कि नहीं। नॉर्मली अक्यूट सिचुएशन वाला पेशेंट डेफिनेटली कोई ना कोई मेडिकेशन में होता है। कई बार पेशेंट इतना सीवियर होता है कि उसने 3-4 मेडिसिन भी खा रखी होती हैं। ठीक है, तो ऐसी वाली सिचुएशन प्रोबेबली अक्यूट सिचुएशन को ही दिखाती है। उस साइड वाली सिचुएशन में पेशेंट बोलता है हाँ कभी कदार मैंने ली थी, थोड़ी देर पहले ली थी, बीच में आराम पड़ गया लेकिन अब फिर से स्टार्ट हो रहा है। सो मीन्स दैट इज़ अ क्रॉनिक स्टेट। ठीक है, अब इसके आगे का कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है जब आप पेशेंट से एक क्वेश्चन फिर से पूछेंगे, ये पेन कितने दिनों से हो रहा है और किस टाइप का पेन है। तो इसमें आपके पेशेंट के जो जवाब होते हैं उससे आप फिर से डिसाइड करेंगे कि ये किस तरफ जा रहा है। तो अभी हम जो स्टेटस में डिस्कस कर रहे हैं वो टर्मिनोलॉजी में आप डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे क्लिनिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस
एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग। मैं इसको दो तरीके से लेकर के चलता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे बात करेंगे अक्यूट की और बात करेंगे क्रोनिक की। अक्यूट एंड क्रोनिक ये बेसिकली दो ऐसी चीज़ें हैं जो क्लिनिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं डिसाइड करने के लिए कि मुझे क्या ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करना है। तो अभी तक जैसे हम लोगों ने बात करी कि एक आ गया आपका टाइम एंड ऑनसेट। तो ये सबसे पहले आ जाता है पेन, जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बताता है। दोनों ही सूरतों में पेन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से पेशेंट आपसे बात कर रहा है। तो सबसे पहले आ गया यहाँ पे ऑनसेट, मतलब कब से स्टार्ट हुआ है। तो ये आपने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि ये अभी एक रात से हुआ है कि ये ड्यूरेशन में 10-15 दिन से हुआ है। इसके बाद में बेसिकली इसका आ जाता है टाइप ऑफ पेन। तो मैं टाइप ऑफ पेन को और ऑनसेट को इन सबको बीच में लेता हूँ एंड देन वी कीप ऑन डिस्कसिंग। टाइप ऑफ पेन, टाइप ऑफ पेन बेसिकली ये बताएगा आपको कि ये किस तरफ जा रहा है, मतलब अक्यूट में है कि क्रॉनिक में है पहला, एंड अगर इनकेस अक्यूट क्रॉनिक में है तो ये एंडोडोंटिक है कि पेरियोडोंटल है। जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि जैसे डल पेन एंड लैंसिनेटिंग पेन, ये टर्मिनोलॉजी है। जब पेशेंट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे होता है तो दो तरीके के शब्द इस्तेमाल करता है, जैसे डॉक्टर साहब मुझे रात से दर्द हो रहा है बहुत सीवियर, एंड ऐसा दर्द है कि टपकन हो रही है और पूरा एक साइड टपकन में है। ठीक, ये एक पेन ऐसा है जो कि आपको बताएगा कि ये मोर ओवर एंडोडोंटिक पेन है। मैं इसके पीछे रीजन आपको बताऊं। हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि एंडोडोंटिक वाला जो पेन होता है वो एक जगह पे नहीं, वो पूरी जगह पे फैलता है। पेरियोडोंटल वाला पेन किसी एक पर्टिकुलर जगह पे पेशेंट बता पाता है, क्योंकि दो तरीके के नर्व फाइबर्स की वजह से ही ऐसा होता है। ए डेल्टा फाइबर्स की वजह से एंडोडोंटिक पेन होता है, सी फाइबर्स की वजह से पेरियोडोंटल पेन होता है। उसके अभी हम लोग आएंगे डिटेल में। बेसिक समझना ये ज़रूरी है। आपको दो चीज़ें अभी इसमें पता चली, एक ऑनसेट की मतलब रात से है, और दूसरा कि ये 15-20 दिन से है। तो ये ऑनसेट हो गया। टाइप ऑफ पेन मतलब लैंसिनेटिंग है कि डल है। लैंसिनेटिंग मतलब ये होगा कि चुभने वाला दर्द है, और वो चुभने वाला दर्द एक पूरे एरिया में फैला हुआ है, तो वो बेसिकली एंडोडोंटिक पेन मतलब न्यूरल पेन होता है। ठीक है, बेसिकली होता क्यों है कि वो जो ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं वो इस तरीके के माइलिनेटेड होते हैं। तो यहाँ पे माइलिनेटेड होंगे, ये माइलिनेटेड शीट होती हैं। तो जो पेन होता है वो इस तरीके से जंप करता है एंड बहुत सीवियरली मूव करता है। एंड जब वो सीवियरली मूव करता है तो पेशेंट को ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ हो रहा 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 है, तो वो सब जगह हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन जो पेरियोडोंटल पेन होता है वो इस तरीके की लॉन्ग माइलिनेटेड फाइबर्स के ऊपर मूव करता है इस तरीके से। तो धीमे 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 जाता है, तो पता चलता है यहाँ से जाता हुआ यहाँ से जा रहा है, तो वो यहाँ नहीं है, वो यहीं है। तो पेशेंट आपको ये बता पाएगा कि नहीं सर, मुझे नीचे वाले जबड़े में किसी एक जगह पे बहुत तेज़ दर्द होता है और मैं परेशान हो गया, रात भर मुझे उलझन हुई है लेकिन मैं परेशान हो गया हूँ सर, अब देख लो आप। दूसरा वाला इतना सीवियर होगा कि पेशेंट कहेगा कि बुरा हाल है मेरा एंड पूरा एक साइड दर्द हो रहा है। तो शब्दों में ही आपने दो चीज़ें पता कर ली, अक्यूट में भी एंडोडोंटिक है कि पेरियोडोंटल है, तो क्रॉनिक में एंडोडोंटिक है कि पेरियोडोंटल है। तो ये आपने दो डायग्नोसिस अपने आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे ही आप बनाते जा रहे हैं धीमे धीमे। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली आ जाता है कि ये कितने ड्यूरेशन से हो रहा है, कितने टाइम से हो रहा है। ठीक है, मतलब एपिसोड्स के बारे में बात हो रही है। तो मैं यहाँ पे इसको डालूंगा ड्यूरेशन एंड एपिसोड्स। ऑनसेट हो गया, टाइप हो गया, एंड देन द ड्यूरेशन या फिर एपिसोड्स। अब ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जहाँ पे बात आती है ड्यूरेशन की, कि ये कितने टाइम से हो रहा है और कितनी बार हो रहा है, कब हो रहा है, इसके बारे में पता करने के लिए एपिसोड्स। मतलब अगर इनकेस ये रात में लेटते समय या दोपहर में लेटते समय हो रहा है तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये एंडोडोंटिक पेन है। अगर ये दिन भर चल रहा है, सुबह से शाम तक चालू हो जाता है, मन नहीं लग रहा है सर, दिमाग वहीं लगा हुआ है, काम तो कर रहा हूँ लेकिन उलझन हो रही है, तो ये पेरियोडोंटल पेन। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, एंडोडोंटिक पेन वाला जो पेशेंट होगा वो अपना एक बात ऐसे बताएगा जैसे उसको पैरालिसिस हो रखी है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, न खा पा रहा है, न सो पा रहा है, न उठ पा रहा है, न कुछ कर पा रहा है। लेकिन पेरियोडोंटल पेन वाला मैनेज कर रहा है कैसे भी। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क है।
अब आपको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे एक समरी लेके चलते हैं। रात भर से दर्द हो रहा है, सीवियर दर्द हो रहा है, मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, एक ही जगह पे अटका हुआ है और बिल्कुल एकदम बुरी हालत हो रखी है, मतलब एंडोडोंटिक। रात भर से दर्द मुझे हो रहा है, पूरे एरिया में नहीं सर, एक जगह पे मुझे पता चल रहा है, मन नहीं लग रहा है, उलझन हो रही है, दिखाना चाह रहा हूँ, तो वो पेरिडोंटल। अभी सिर्फ आपने फ़ोन पे बात करी है, पेशेंट से आप मिले नहीं हैं, ठीक है, तो आपकी डायग्नोसिस यहाँ से बनती स्टार्ट हो रही है। अब इसके बाद में बेसिकली और इसके आगे चलते हैं। अब आप फिर से क्वेश्चन सामने वाले से पूछेंगे, ऑनसेट सॉरी ट्रिगरिंग फैक्टर्स, ट्रिगर एंड रिलीविंग फैक्टर्स। अब ये ट्रिगर एंड रिलीविंग फैक्टर्स जो बेसिकली हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताएंगे। ये बताइए आपको आराम किस चीज़ से मिल रहे हो, किस चीज़ से ये बढ़ रहा है। अभी आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, पेशेंट का कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आ रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि डॉक्टर वही सवाल पूछ रहा है बेसिकली जो मुझे चाहिए थे, वो मेरी परेशानी समझ रहा है। अब बेसिकली यहाँ पे आ रही है ट्रिगरिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स। यहाँ पे बेसिकली जानना ये ज़रूरी है किस चीज़ से बढ़ता है, किस चीज़ से कम। जैसे सर कल रात मैंने मिठाई खाई एंड एकदम से पेन स्टार्ट हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया एकदम से, अब तो रात भर बड़ी मुश्किल से कटी है। सिंपल इंडिकेशन है कि अक्यूट पेन है। जो स्वीट से स्टार्ट होता है बेसिकली वो अक्यूट पेन, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद में बेसिकली आ जाता है रिलीविंग फैक्टर्स, तो मतलब ठंडे से आराम मिल रहा है कि गर्म से आराम मिल रहा है। तो जैसे थ्योरी में पढ़ते चले आ रहे हैं कि ठंडे पानी की बोतल लेकर के चलने वाला इंसान अक्यूट में होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। उसके पीछे रीजन है, अक्यूट में बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है क्या। दांत बेसिकली कुछ नहीं है, न्यूरल कॉम्प्लेक्सेस एंड ब्लड वेसल्स का एक झुंड है। अब इसके अंदर अगर इनकेस मैं सूजन क्रिएट कर दूं तो ये बेचारा कहाँ जाएगा, कुछ तो होने वाला है नहीं। तो बेसिकली इसको काम डाउन करने के लिए इसको श्रिंक करना होगा, तो ठंडे से श्रिंक होता है, गर्म से फैलता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो करना क्या है, बेसिकली इसको आप ठंडा टेम्परेचर दे दीजिए, तो न्यूरल प्लेक्सेस एंड ब्लड वेसल्स विल calm down, will shrink, so the internal pressure will shrink, so the pulpalgia will come down। तो पेशेंट जब तक ठंडा पानी पी लेता है तब तक उसको आराम रहता है, और जैसे ही बॉडी टेम्परेचर पे आता है ये फिर फैलना चालू हो जाता है, मतलब अक्यूट। तो बेसिकली आपको फिर यहाँ पे पता चला एक अक्यूट केस के बारे में। अगर इन केस पेशेंट ने आपसे ये बोला सर कल मैंने मीठा खाया और खाने के बाद में सीवियर पेन स्टार्ट हुआ, ये पूरा साइड एक तरफ से पूरा जा रखा है, मैं कुछ भी करने के हालत में नहीं हूँ, सिर्फ ठंडा पानी मुंह में रख रहा हूँ तो आराम मिल रहा हूँ, मतलब सिंपल है कि ये अक्यूट केस का पेशेंट है, ठीक है। अब ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है ये आप फोन पे नहीं बात कर सकते, ठीक है, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि अक्यूट और क्रोनिक है कि नहीं, पेरिडोंटल है कि ये एंडोडोंटिक है, ये भी पता चल गया। नाउ द पेशेंट इज हियर, आपके पास में आ गया, आपने पेशेंट को बुला लिया, अपॉइंटमेंट पे पेशेंट है आपके पास में। नाउ यू हैव टू डिस्कस इट इन द ऑफिस फर्स्ट। आप डायरेक्टली पेशेंट को चेयर पे ना लेकर के आए, उसके पीछे रीजन मैं आपको बताऊं। पेशेंट का कॉन्फिडेंस कई बार बॉडी लैंग्वेज से भी इंप्रूव होता है, द वे यू आर टॉकिंग टू अ पेशेंट। आप पेशेंट के सारे शब्द ऑलरेडी फ़ोन पे सुन चुके हैं, आपने अपने असाइनमेंट के ऊपर, आपका जो पेपर है उसके ऊपर या आपके प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आपने नोट कर लिया। नोट करने के बाद में जब आप पेशेंट से बात करेंगे तो उन्हीं वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो आप वहाँ देख चुके हैं। प्लस आपको पेशेंट की प्रोफाइल को देखने का पूरा मौका मिलता है कि ये पेशेंट किसी सूजन या एसिमेट्री में तो नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन आप चेयर पे उसको जंप ना करवाएं। कई बार पेशेंट आपसे मेडिकेशन ले जाके जाने वाला है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे ट्रीटमेंट ही कराए। तो ऐसे वाले केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑपरेटरी में बात करना। ऑपरेटरी में बात करते समय इन सारे शब्दों के साथ आपको 2-3 चीज़ें और भी बात करनी है। जैसे आपने मेडिकेशन लिया है कि नहीं लिया है। आप फ़ोन पे कभी भी मेडिकेशन के बारे में बात ना करें। पेशेंट अगर इनकेस आपको ये बोलता है कि सर आप मुझे मेडिकेशन बता दीजिए, तो वो मेडिकेशन बताइए जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा आधे घंटे का ही काम दे पाए, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे सपोजिटली नॉर्मली हम लोग मेडिकेशन में ज़ीरोडॉल एसपी, अमॉक्सिसिलिन, ज़ेफिसिवी या हायर एंटर मेडिसिन ही लिखते हैं। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में आप कभी भी हायर एंटर मेडिसिन ना दें। जैसे मेट्रोजिल 400 दे दें, विच ओनली हेल्प्स यू इन हाफ ऑफ द एनारोबिक एक्टिविटी। एनारोबिक को खत्म कर देगा, एरोबिक को नहीं करेगा। प्लस एबुजेसिक दे दीजिए। डोंट गो फॉर कीटोरॉल डीटी, डोंट गो फॉर अल्ट्रासेट, डोंट गो फॉर ज़ीरोडॉल एसपी। अब वो दीजिए ही मत। आप अगर इनके हायर एंटर मेडिसिन से देंगे तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ये सिंपल सा है एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। या आपको इसमें किसी भी तरीके का इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं।
You have to be very practical. Now the patient is here. When the patient is here, and then you can see कि आपके पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज से कि वो चेयर पे आ रहा है कि नहीं. इंसिस्ट करता है मेडिकेशन देने के लिए, देन अगेन यू हैव टू गो फॉर दिस टाइप ऑफ मेडिकेशंस ओनली. अब हायर एंडर मेडिकेशंस आपने दे दिए तो उससे दो प्रॉब्लम होगी. एक तो आपका क्लाइंट कट होगा, दूसरा वो पेशेंट कितना बार उस काउंटर पे जा करके वो मेडिसिन लेगा इसके बारे में आपको पता नहीं है. तो हो सकता है उसकी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाए, विच ही डजंट नो. फिर उसके ऊपर की मेडिसिन देनी होगी. तो इस वजह से ऑलवेज प्रैक्टिस मेडिसिन वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, अननेसेसरली नहीं. तो ये आपने ऑपरेटरी पे डिस्कस कर लिया. आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया कि पेशेंट के मुंह में सूजन है कि नहीं है, एसिमेट्रिकल है कि नहीं है, कुछ है कि नहीं. सो यू नो नाउ द पेशेंट इज इन द ऑपरेटरी. अब वो चेयर पे बैठा हुआ है. क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते समय आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको सारी ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन करना है. माय पर्सनल एक्सपीरियंस हैज़ गिवन मी अराउंड 4 to 5 रेफर्ड पेन पेशेंट्स, जिसमें प्रॉब्लम किसी और दांत में थी, बता पेशेंट किसी और दांत में रहा, which creates a lot of confusion in the operatory. ठीक है. तो पेशेंट को हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, पेशेंट का पेन या पेशेंट का डिस्कम्फर्ट पहले हील करना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन गोइंग टू एनी अदर ट्रीटमेंट. तो उसको बहुत सारे ट्रीटमेंट्स एक बार में ना बताएं, बेसिक चीज़ बताएं. आप मेरे पास में दर्द के लिए आए थे, पहले मैं आपके सिर्फ दर्द का इलाज करूँगा. देखने में तो मुझे बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं, बट आई विल नॉट गो इनटू दिस. पेशेंट को खुद को लगेगा, जैसे मैं और आप कहीं पे भी जाएं तो हम पहले यही चाहेंगे ना कि मेरा इमरजेंसी काम पहले हो, रादर देन की सारी चीज़ें हो जाएं. बहुत सारी चीज़ें करने में पेशेंट को साइकोलॉजिकली ये लगता है कि डॉक्टर इज इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो चला जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस चला जाएगा. ठीक है. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर. सिंगल टूथ मैनेजमेंट. ठीक. अब बेसिकली हम इसके आगे चलते हैं. आप जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन के ऊपर आएंगे तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के लिए आपको दो फंडों की ज़रूरत पड़ने वाली है, दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है. जैसे टेक्स्ट बोलता है, ये अभी तक आपने किया था टेलीफोनिक कन्वर्सेशन या फिर रियल कन्वर्सेशन इन द ऑपरेटरी में. अब बेसिकली आप इसको क्लिनिकल एग्जामिन कर रहे हैं. तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के लिए दो चीज़ें, एक आती है रेडियोग्राफिक टेक्निक, एक आती है नॉन रेडियोग्राफिक टेक्निक. तो नॉन रेडियोग्राफिक टेक्निक एंड रेडियोग्राफिक टेक्निक बेसिकली जैसे टेक्स्ट में हम लोगों को पढ़ाया भी गया है. तो रेडियोग्राफिक टेक्निक में जैसे आ जाता है IUP, उसके बाद में आ जाता है आपका RVG, एंड उसके बाद में आ जाता है CBCT. तो आपको इन चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा. IUP क्योंकि अब ऑब्सोलीट हो चुका है, सो नोबडी इज यूजिंग इट. मैं आपको RVG के बारे में बताऊंगा, RVG कैसे लिया जाता है ये बताऊंगा, RVG को यूज़ करना है, इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्पोर्टेंस, एंड CBCT का सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके बाद में आ जाती है नॉन रेडियोग्राफी. तो नॉन रेडियोग्राफी में बेसिकली आ जाता है पल्प वाइटैलिटी. अब जो आप चीज़ें चेयर पे कर सकते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे. उसके बाद में आ जाता है टाइम ऑफ पेन जो आप देखेंगे उसमें. उसके बाद में साइट ऑफ पेन जो आप क्लिनिकली चेक करेंगे, एंड देन बेसिकली इन्वॉल्व टूथ. जो आप चेक करेंगे. ठीक है. तो ये बेसिकली रेडियोग्राफिक एंड नॉन रेडियोग्राफिक, मतलब पेशेंट ने जो आपको फोन पे बात बताई थी वो कितना क्लिनिकली आप उसको लिंक कर पा रहे हैं. स्टार्टिंग विद योर IPA. आई एम कटिंग शॉर्ट दिस टॉपिक क्योंकि हमें इससे अब मतलब नहीं. RVG बेसिकली जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज रेडियो विजियोग्राफी. रेडियो पार्ट बेसिकली वो एक्सरे यूनिट जिससे आप शूट करेंगे, विजुअल पार्ट मतलब आपका कंप्यूटर, एंड ग्राफिकल पार्ट मतलब जिससे आप प्रिंट लेते हैं या फिर ये स्टोरेज मीडिया. सो दैट इज योर RVG. हम लोगों के पास जो बेसिकली जो RVG है वो वाटेक कंपनी RVG, उसका सॉफ्टवेयर के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग करेंगे. व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट एंड हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट इज इट गिव्स यू अ मैग्निफिकेशन इमेज. आपको इतने बड़े इमेज में, मतलब एक आपका दांत इतना बड़ा छोटा सा साइज का, उसको अगर आप इतना बड़ा देखेंगे तो डेफिनेटली आपकी कॉम्पिटेंसी बढ़ जाएगी, आपकी परसेंटेज एरर मिनिमम हो जाएगी. आपको एक बड़ा दांत दिखेगा, आप में बहुत सारे वेरिएशन देख सकते हैं, आपकी फाइल कहाँ जा रही है, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, ये सारी चीज़ें, डिके प्रोसेस कहाँ है, हम उसके बारे में भी पता कर सकते हैं. CBCT बेसिकली कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी बेसिकली इज अ 3D कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टिश्यू.
ठीक है, ये मेनली हार्ट टिश्यूज में डील करते हैं, मतलब टूथ हो गया या बोन हो गया, जिसको आप 3D कंस्ट्रक्शन से घुमा फिरा के ऊपर नीचे करके स्लाइसिस करके आगे से पीछे की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ, सब तरीके से मिनिमम 1 मिलीमीटर सेक्शन का भी आप पता कर सकते हैं कि अंदर क्या है। तो जैसे एक्स्ट्रा कैनाल्स हो गई, पल्प स्टोन्स हो गए, री-आरसी के केसेस हो गए, मिस्ड कैनाल्स हो गई। कई बार री-आरसी में एक बेसिक सी प्रॉब्लम होती है कि कैल्सिफाइड होता है टूथ, तो कितने एरिया पे वो कितने डायमेंशन पे खुल रहा है, ये सब आपको CBCT से पता चल सकता है। ठीक है, इसके बारे में भी डिमॉन्स्ट्रेशन वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे, व्हेन आई विल बी गिविंग यू हैंड्स ऑन दिस टॉपिक। उसके बाद में आ जाते हैं नॉन रेडियोग्राफिक टेक्निक्स। तो सबसे पहले जैसे इंपॉर्टेंट आ जाता है पल्प वाइटैलिटी। तो पल्प वाइटैलिटी को लोग नॉर्मली ये भी लेकर के चलते हैं टेंडरनेस एंड परकशन, TOP। TOP इज नॉट अ डायग्नोस्टिक टूल, ये हमेशा चीज़ ध्यान रखना। मैं कितने प्रेशर से परकस कर रहा हूँ वो मेरा और किसी का भी फर्क हो सकता है। So it is not a diagnostic tool. It can only tell you that this tooth is involved and this tooth is not involved. Only this much. Time of pain. जैसे अभी तक आपने इसकी बात करी हम लोगों ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में कि टाइम ऑफ पेन कितना है। अगर इन केस आप पेशेंट से जब बात कर रहे हैं, आप ऑपरेटरी में चेक कर रहे हैं, अगर आपको ये पता चलता है कि ये बहुत पुराना केस हो चुका है, लाइक 20-25 दिन, 1 महीना, 6 महीने से काम चल रहा है, तो ये क्लियर कट दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये रूट कनाल के लिए जाने वाला टूथ है। किसी भी सूरत में ये इतना लंबा चलने वाला दांत रेस्टोरेशन से नहीं चलेगा, ये पक्की बात है। तो ये क्रॉनिक टूथ है, आपके दिमाग में अभी से ये डिसाइडेड है कि मुझे ट्रीटमेंट करना क्या है। ठीक है, अभी तक आपने टूथ को देखा नहीं है, लेकिन आपके बारे में ये पता है, आप ऑपरेटरी में पेशेंट से बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता चल गया ये रूट कनाल के लिए टूथ। तो अभी तक जैसे हम लोग एक्यूट एंड क्रोनिक पे करते चले आ रहे थे, वैसे ही नॉन रेडियोग्राफिक टेक्निक से आप ये पता कर सकते हैं कि आप RCT करेंगे कि आप फिलिंग करेंगे। साइट ऑफ पेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इनकेस पेशेंट आपको फ़ोन पे बता रहा था कि मुझे यहाँ वहाँ दर्द हो रहा था, तो हो सकता है आपने भी मिस कर दिया, हो सकता है पेशेंट ने आपको ना बताया, लेकिन उसके टॉन्सिल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब नॉन ओडोंटोजेनिक पेन हो सकता है। आपको पेशेंट हो सकता है माइग्रेन का पेशेंट हो सकता है क्लस्टर हेडेक का पेशेंट हो सकता है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का पेशेंट हो, ज़रूरी नहीं है कि ओडोंटोजेनिक हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू नो द साइट ऑफ पेन। अब आप पेशेंट से बोलिए कि मुझे तुम्हारी दर्द की जगह बताओ, तो वो हो सकता है ये बताए, या 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 हो सकता है यहाँ कहीं बताए। तो ये तो नॉन ओडोंटोजेनिक है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द टूथ। तो आपका फॉरेन ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी चेंज होकर के न्यूरोलॉजिकल की तरफ चली जाएगी, जहाँ पे आपके मेडिकेशन चेंज होंगे, जहाँ पे आपके ट्रीटमेंट चेंज होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें एंडोडोंटिक थेरेपी या पेरिडोंटल थेरेपी या फिर सर्जिकल थेरेपी कुछ करें, ज़रूरी नहीं। ठीक है, सो साइट ऑफ पेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओडोंटोजेनिक एंड नॉन ओडोंटोजेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन यू गो फॉर द इन्वॉल्व टूथ। अब आपको ये पता चल गया कि नहीं टूथ में ही है, तो आप पेशेंट का मुंह ओपन कराएंगे। ओपन कराने के बाद आप उसका स्टेटस चेक करेंगे। स्टेटस चेक करते ही आप दो बेसिक सी चीज़ें अपने इसके अंदर चेक करेंगे, उसका ओडोंटोजेनिक स्टेटस, मतलब एंडोडोंटिक स्टेटस एंड पेरिडोंटल स्टेटस, मतलब एंडो एंड पेरियो। ये दो स्टेटस आप उस टूथ के डेफिनेटली चेक करने वाले हैं। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में हम ऊपर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? कहीं बेटा ऊपर होने लग जाए या तुमको लगे कि नहीं, यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ट्रीटमेंट प्लानिंग की तरफ। अभी तक आपने डायग्नोसिस अपने मन में बना ली थी, आपने अपना क्लियर कट पेशेंट के शब्द के हिसाब से आपने उठा लिया। अब हम ट्रीटमेंट प्लानिंग में डिस्कस कर रहे हैं टूथ का स्टेटस। सो टूथ के स्टेटस में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है डीके। ओके, इस डीके के हिसाब से ही हमारा ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी चेंज हो जाएगी। अगर इन केस जैसे मैं बात कर रहा हूँ, पेशेंट जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे था, तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के हिसाब से आपको ये पता चल रहा है कि ये पेशेंट एक्यूट स्टेटस में था। तो आप जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे तो देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि वो